सभी साथियों को सादर प्रणाम। आज कुछ हट के बात करते हैं छंद लेखन की। मित्रों, छंद हमारी प्राचीन सनातनी विधा है, ये आप सभी जानते हैं। तो और इसको लिखने का जो एक शौक है, एक ललक है, हम में से बहुत युवाओं को होती है। बहुत सारे युवा इसमें प्रयास करते भी हैं, लेकिन कठिनाई उनको मात्रा गणना और उसके बाद छंदों, अविविध छंदों में उसका प्रयोग करने में जो कठिनाई उनको होती है, इसके कारण वे बीच में रोक देते हैं या फिर इसमें आगे ज़्यादा नहीं बढ़ पाते। तो आज मैं थोड़ा प्रयास करूंगा कि छंद लेखन के अंतर्गत आपको कुछ बिंदुओं की जानकारी दूं, जिससे आपको इसमें आसानी हो। बिल्कुल शुरू से ही मैं यहाँ ये मानकर चल रहा हूँ कि जब आप छंद लेखन आरंभ करते हैं तो अभी आपने बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ शुरू किया है, ठीक है। छंद का जो इतिहास है, जो उसके विविध आलेख हैं, उनकी बातें अभी नहीं करेंगे। अभी हम डायरेक्ट उस बिंदु से शुरू करते हैं कि हम अगर कोई छंद लिखना चाहते हैं, हमने मान लिया कहीं दोहा पढ़ा, कहीं रोला छंद पढ़ा, कहीं कुंडलियाँ पढ़ी, तो हमें भी ललक हुई कि भाई हम कुछ लिखें। कैसे लिखेंगे, आइए बताता हूँ। छंद लेखन, मात्रा गणना सबसे पहले जरूरी है। अब ये मात्रा क्या है? तो किसी भी अक्षर के उच्चारण में जो समय लगता है उसी को मात्रा कहते हैं। जैसे मान लिया कि हमने बोला क। मात्राएं, हिंदी मात्राएं दो प्रकार की होती है, एक लघु मात्रा और एक दीर्घ मात्रा। ये दो तरह की मात्राएं होती हैं। लघु मात्रा का मान 1 होता है, दीर्घ मात्रा का मान 2 होता है। तो मैंने पहले ही बताया, मात्रा उसे कहते हैं जो किसी वर्ण अक्षर के उच्चारण में जो लगती है। जैसे हम जब हम उच्चारित करते हैं क, तो इसके बोलने में जितना समय हमको लगा, अगर हम उसी उच्चारण करें का, इसका का उच्चारित करने में क के मुकाबले दुगना समय मिलेगा, दुगना समय लगेगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि क लघु मात्रिक है, इसका मात्रात्मक भार 1 है। का दीर्घ है, इसका मात्रात्मक भार 2 है। इसमें आपको यही समझना है ना कि जो स्वर और व्यंजन हमारी हिंदी वर्णमाला में है, तो मात्रा भार का निर्णय स्वरों के आधार पर होता है, ठीक है ना। अ, छोटी ई, ऊ हो गया, अ ई उ, इन सब से, इन स्वरों से एक री भी है, री इत्यादि, ये सब जो आप देख रहे हैं, इनसे युक्त जो व्यंजन होंगे उन सब को हम लघु मात्रिक मानेंगे। जैसे क, इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या होता है, इसको मिटा देते हैं। क का संधि विच्छेद क्या होता है, क प्लस अ होता है ना, तब तो ये क बनता है। तो यानी ये लघु मात्रिक है। एक का, इसमें आप सीधे समझ सकते हैं, क में आ की मात्रा जुड़ गई, तो आ, बड़ी ई, ऊ, ए, इत्यादि इन वर्णों से जो इन स्वरों से जो व्यंजन युक्त हो जाए, इन स्वरों की ध्वनि वाला जो व्यंजन होता है वो दीर्घ मात्रिक होता है। तो यहाँ पर हो गया का, तो इसमें लग गया आ, इसका मात्रात्मक भार हमने 2 मान लिया। बस आप इतना ही। इसके अलावा हाँ, एक चीज और आपको बता दूं कि जो ऊपर विसर्ग लगता है ना, जैसे अ, अभी तो ये लघु मात्रिक है, लेकिन अगर हमने इसके ऊपर ये बिंदी लगा दिया ना, अनुनासिक, अब ये हो गया अंग, जो हो गया 2, ये दीर्घ मात्रिक हो गया।
इसी तरह से अगर ये अ लघु मात्रिक है, इसमें हमने विसर्ग लगा दिया, अब ये भी दीर्घ मात्रिक हो गया। बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं ये, ठीक है, जैसे कि आप पूरा देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसी तरह से हाँ, अगर हम चंद्र बिंदु लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें और इस ये जो बिंदी है और ये चंद्र बिंदु दोनों में अंतर होता है। चंद्र बिंदु लगने से लघु अक्षर लघु और दीर्घ अक्षर दीर्घ ही रहता है, चंद्र बिंदु से कोई फर्क नहीं आता। जैसे अगर हमने लिखा हंस, इसको समझाना जरूरी है क्योंकि कई लोग इसको समझ नहीं पाते। हंस और हंस दोनों का उच्चारण आप समझ पा रहे हैं ना, अलग अलग है। हंस को हम हंस उच्चारित करते हैं और इसको हंस उच्चारित करते हैं। तो ह पर बिंदी, हन हो गया 2, स 1, तो इसका मात्रिक भार कितना हो गया? 3, 2 और 1 3। हंस चंद्र बिंदु लगा, चंद्र बिंदु लगने से मैंने पहले ही बताया वो एक का एक ही रहता है, लघु है तो लघु रहेगा, दीर्घ है तो दीर्घ रहेगा। जैसे फांस हमने लिखा ना, फांस, तो फांस के ऊपर चंद्र बिंदु जो आया तो ये 2 है ना, क्योंकि ये दीर्घ मात्रिक अक्षर हो गया, फ में आ की मात्रा जुड़ गई तो ये तो दीर्घ हुआ, लेकिन चंद्र बिंदु लगने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ये दीर्घ था, दीर्घ ही रह गया। और फांस 100 का 1, फांस का हो गया टोटल मात्रिक भार 3। हंस, तो मैं यहां पर था, हंस का ह जो ये हन है 1, स भी 1, तो इसका मात्रिक भार कितना हो गया? 1 और 1 2। एक चीज और आपको बता दूं, संयुक्त अक्षर, जैसे अगर आपको लिखने के लिए कह दिया जाए शक्ति, आपने लिखा शक्ति, लिखा ना, अब इसका मात्रिक भार मुझे बताइए। इसका मात्रिक भार होगा श 1, इसका मात्रिक भार श का तो मात्रिक भार 1 है क्योंकि श में अ शामिल है। अब जो आधा क है ना, आधा क जो इसका है वो भी इसी पर चढ़ जाएगा, इसको एक तरफ ले लीजिए। इसका अपना कोई मात्रिक भार नहीं है लेकिन ये इस पर चढ़ गया और ये जो ती बच गया ये एक साइड रह गया। तो ती में छोटी ई की मात्रा लगी है तो ये लघु अक्षर, ये लघु मात्रा में ही इसको हम गिनेंगे। तो ये शक मिल के हो गया 1 से बढ़कर ये हो गया 2। आधे अक्षर को गिना नहीं जाएगा, लेकिन ये अपने पहले वाले अक्षर पर चढ़ जाता है। तो शक मिल के हो गया 2, 1 1 और ती 1, तो शक्ति का कुल मात्रिक भार हो गया 3। आसान है, संयुक्ताक्षर के मामले में यही करते हैं। हाँ, अगर यही संयुक्ताक्षर से पहले आ जाए, जैसे हम लिखते हैं ना स्कूल, स्कूल में भी आधा स है लेकिन इसके पहले तो कोई अक्षर नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। क में बड़ी ऊ की मात्रा लगी हुई है तो उस हिसाब से कु को 2 मानेंगे, ल को 1 मानेंगे। इसका टोटल, स्कूल का टोटल मात्रिक भार हो गया 3। यहां पर हमने आधे स को ध्यान, इस शब्द में हमने आधे स का ध्यान नहीं किया है। अगर चूंकि ये बड़ा था, ये जो कु है दीर्घ मात्रिक अक्षर था ना, कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि हम ऐसा कोई शब्द लिख दें, स्थ, आधा स आधा थ य। अब क्या करें, आधे स के पहले भी कोई वर्ण नहीं है, आधे थ के पहले आधा स है तो इसका भी कोई वैल्यू नहीं होगी, इसकी भी कोई वैल्यू यहां नहीं मानी जाएगी। बच गया कौन, जो संपूर्ण है य, तो य का 1 ही रहेगा क्योंकि य में अ जुटा हुआ है और ये लघु मात्रिक है, तो इस पूरे स्थ का ना मात्रिक भार 1 ही होगा। तो यही आपकी मात्रा गणना के अंतर्गत ये कुछ जो बिंदु हैं जो मैंने आपको भी क्लियर करने की कोशिश की है, ठीक है। अब मैं आपको इन बातों का उपयोग करना समझाता हूं। आइए बात करते हैं दोहा छंद की। अब देखिए, अब बात करते हैं दोहे की।
आप सामने एक बहुत ही ऐतिहासिक दोहा देख रहे हैं, जो कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी और उसके मित्र चंद्रबरदाई ने लिखा था। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुकै चौहान। तो साथियों, दोहा जो है ना, अर्धसम मात्रिक छंद कहलाता है। अर्धसम मात्रिक छंद कहने का मतलब यह है कि इसके जो 4 चरण होते हैं, चारों में पहला और ये तीसरा, ये जो चरण है, इन दोनों की बनावट एक होती है। इनका जो स्ट्रक्चर है वो एक समान है। और ये दूसरा और ये लास्ट का चौथा, इन दोनों का स्ट्रक्चर एक होता है। पहला और तीसरा चरण एक तरह से चलता है, दूसरा चौथा चरण एक तरह से चलता है। इसलिए पूरी तरह सम छंद में नहीं आता, अर्धसम इसको कहा जाता है। इसमें टोटल मात्राओं की अगर बात करें, 48 मात्राओं का पूरा छंद है। 24 मात्राओं की ये एक पंक्ति है। पहला चरण दूसरा चरण मिलकर 24 मात्राएं, फिर ये तीसरा चरण और चौथा चरण मिलकर फिर से 24 मात्राएं। इतना हो गया 24 मात्राएं, और ये अलग से ये फिर से 24 मात्राएं। तो टोटल कितनी मात्राएं हो? 48। इन 24 मात्राओं को 13-11 के क्रम में विभाजित किया जाता है, क्योंकि ये पहला और तीसरा चरण जो है ना, ये 13-13 मात्राओं का होता है। और ये दूसरा और चौथा चरण जो आप देख रहे हैं, ये 11-11 मात्राओं का होता है। 13-11-24, 13-11-24, 24-24 मिलकर हो गए आपके 48 हो गए ना टोटल। 24 और 24 मिलकर हो गए 48। तो यही है। अब इसमें दोहा लिखने में आपको करना क्या है, वो मैं अभी आपको समझाता हूं। कि इसकी जो पंक्तियां हैं, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान, इसका जब तक आंतरिक शब्द संयोजन आप नहीं सही से करेंगे ना, आपका दोहा कंप्लीट नहीं होगा। आप मेरे ब्लॉग पर भी दोहे का फॉर्मेशन जो स्ट्रक्चर है वो पढ़ सकते हैं, कैसे लिखा जाता है। लेकिन यहां पर मैं वीडियो से आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझने में प्रैक्टिकली आसानी हो, क्योंकि जो चीज देख के हम जितनी बढ़िया तरीके से समझते हैं ना, पढ़कर कभी कभी कठिनाई होती है। आइए, इसका पहला चरण और दूसरा चरण, फिर तीसरा और चौथा किस फॉर्मेट का पालन करता है वो मैं आपको दिखलाता हूं। आइए देखते हैं। अब देखिए साथियों, दोहे का जो पहला चरण होता है ना, उसको मैंने आपको भी बताया 13 मात्राओं का होता है। इन 13 मात्राओं में 8 + 5 इस तरह से उसके चरण बनते हैं। 8 और 5 को अगर हम जोड़ेंगे तो 13 मात्राएं होंगी। ये जो 8 मात्रा है, इसी को आपको साधना सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि ये जो 5 है ना, 5 2 1 2 के क्रम में होता है। 2 मात्राएं, फिर 1 मात्रा, फिर 2 मात्रा, आपको आगे समझ में आएगा। और इस 8 को आपको समझना है। इस 8 को हम कैसे लिखें? तो 8 मात्राओं का जो ये समुच्चय है, इसको हम अष्टकल बोलते हैं। अष्टकल क्या है, इसकी जानकारी मैंने अपने ब्लॉग पर दी है, शब्द सुगंध पर, जिसका लिंक आपको इसी चैनल में मिल जाएगा। 8 मात्राओं को जब हम जो ये अष्टकल बनाते हैं ना, अष्टकल बनाने के लिए आप 2 2 2 2 ये मात्रा क्रम भी ले सकते हैं, या फिर 3 3 2 ये मात्रा क्रम। दोनों में 8 ही मात्राएं होंगी ना। 3 3 6 2 8, 2 2 2 ये 4 8। अगर आपने 4 4 ले लिया तो भी वही बात है। इसी को आपने 2 2 नहीं लिया, 4 4 ले लिया, तब भी यहां पर आपकी 8 मात्राएं हो गई। तो इस तरह से आपका ये अष्टकल तैयार होता है। अब इसको जो मैंने बताया ना, इसको उस पंक्ति के हिसाब से समझिए, चंद्रबरदाई वाले दोहे के हिसाब से, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। पहला चरण उसमें दोहे का क्या है? 4 बांस 24
गज, यही है ना, यही आपका पहला चरण है उसका। अब देखिए जो मैंने आपको समझाया 8 मात्राएं और 5 मात्राएं, कि लास्ट उसका 5 मात्राओं से होता है। तो ये जो लास्ट का ये 20 सौ और गज, बी क्या है 2, 100 क्या है 1, गज क्या है फिर से 2। बी का मात्रिक भार 2, 100 का मात्रिक भार 1, गज का मात्रिक भार 2। तो लास्ट का आपका जो 5 है, ये 2 1 2 आ गया ना, तो आपका ये आखिरी चरण इसमें बिल्कुल सही हो गया। अब देखिए मैंने बताया कि शुरुआत 8 मात्रा, इसका शुरू में अष्टकल होता है। अब देखिए यहाँ भी अष्टकल आया हुआ है, 4 बांस चौ, यहां तक आया ना, बचा ना, क्योंकि 20 गज को तो हम 2 1 2 में मान चुके हैं। 4 बांस चौ, 4 क्या है, 4 का मात्रिक भार 2 और 1 3, बांस का मात्रिक भार 2 और 1 3, चौ का मात्रिक भार 2 3 3 2 आया, 3 3 2 2 1 2, 4 बांस 24 गज। पहला चरण बिल्कुल सही लिखा है चंद्रबरदाई जी ने, बहुत अच्छे कवि थे। ठीक है, अब देखिए इसका जो दूसरा चरण होता है उसमें क्या करना है। दूसरा चरण 11 मात्राओं का होता है। ठीक है, 11 मात्राओं का होता है दूसरा चरण। उसमें जो मात्रा बांट है आपकी 8 + 3 चलती है, और जो 3 है ना ये 2 1 होता है, यानी इसको अच्छा रहेगा कि आप 2 1 ही मान लीजिए, इससे समझने में आसानी होगी। अष्टकल बनाने का तरीका वही है, 2, और इसमें 2 1 2 किया था, इसको लास्ट का 2 नहीं लिखेंगे, 2 1 पर ही रोक देना है इसको। इसकी अगली पंक्ति समझिए, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। ठीक है, अंगुल अष्ट, अंगुल अंग 2, गुल 1 1 2 4, अष्ट आधा सा चढ़ के अश हो गया 2, ट हो गया 1, और ये जो प्र है ये भी 1, तो 4 4 अष्टकल कंप्लीट, माण 2 1, तो 8 + 2 1, यानी दूसरा चरण भी बिल्कुल सही। और इसी पहले और दूसरे चरण का फॉलो तीसरा और चौथा चरण करता है। मैंने पहले ही बताया है, पहले चरण के जैसा ही तीसरा चरण होता है दोहे का, और दूसरे चरण के जैसा ही चौथा चरण होता है। तो इस तरह से आपको जो दोहा लिखना है ना वो लिखना होता है। मैं आपको एक पंक्ति खुद से भी लिखकर बताता हूं, इससे आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने आपकी सुविधा के लिए एक लाइन पहले से लिखी हुई है, मैं तेरा संगीत हूं तू है मेरा गीत। ये दोहे का पहला और दूसरा चरण मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, कंप्लीट दोहा नहीं लिखा है, लेकिन समझाने के लिए आपको पहला और दूसरा चरण लिख दिया है। इसकी मात्रा बांट देखिए, मैं कुल मात्रा भार 2, तेरा कुल मात्रा भार 2 2, संग जो बिंदु लगा ये भी 2 हो गया, यानी हमारा अष्टकल पूरा। गीत हूं, गीत 2, त 1 हूं 2, पहला चरण बिल्कुल कंप्लीट। मैंने अभी बताया ना आपको 2 2 2 2 करके अष्टकल बना लीजिए, या 3 3 2 से बना सकते हैं, यहाँ 2 2 2 से बन गया, 2 2 2 2 से बन गया, और गीत हूं 2 1 2 बिल्कुल सही हो गया। तू है मेरा गीत, मैं तेरा संगीत हूं तू है मेरा गीत। दूसरे चरण को देखिए, तू 2 है, ए जुड़ने से ये भी 2 हो गया, म में ए जुटा ये भी 2 हो गया, ए की मात्रा जुटी, सॉरी ए जुटा नहीं सर, में म में ए जुटा, में हो गया तो 2 मात्रा, रा भी 2, इसका काम पूरा 8 मात्राएं बन गई। मैं तू है मेरा गीत, गीत 2 तो 1, अष्टकल 2 1, इससे दूसरा चरण कंप्लीट हो गया, इससे पहला चरण कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आपको मात्रा बांट का इसमें ध्यान देना होता है। अगर
हम इस पर और ज़्यादा चर्चा करें तो उसमें एक ही वीडियो के हिसाब से ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को देखिए और जो भी इसमें समझ ना आया हो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई बात इसमें बाकी रह रही हो, क्योंकि बातें तो बहुत सारी बाकी रह गई, एक वीडियो में बिल्कुल संभव ही नहीं है, तो इसलिए जो कुछ भी बच रहा है आगे हम जैसे जैसे मिलते जाएंगे वैसे वैसे बातें होती जाएगी, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।